नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज हनुमानगढ़ आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में सभा करेंगे। जेपी नड्डा शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का आना जारी है। चुनाव प्रचार की कमान अब बड़े नेताओं के हाथ में है। पहले आपने देखा अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के अंदर 3 बार बड़ी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। और आज खबर ये कि हनुमानगढ़ में गर्जन देंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में सभा करते हुए जनता से वोट की अपील करेंगे। 5 बजे जनसभा का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता राजू रामगढ़िया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू रामगढ़िया, शाम 5 बजे जेपी नड्डा प्रियंका बैलान के समर्थन में सभा करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन से बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, जो हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में है, जो आज शाम को 5 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा है और इसमें कई बड़े नेता आ सकते हैं। प्रियंका बैलान जो लोकसभा उम्मीदवार है भाजपा की श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से, उसके पक्ष में सभा करेंगे। और सभा का बड़ा कारण संगरिया को चुना जाना ये भी है कि एक तो संगरिया जो विधानसभा है वो पंजाब हरियाणा की सीमा पर है। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी इसी जगह का चयन किया गया। और दूसरी बात यह है कि हनुमानगढ़ जिले में जो 3 सीटें श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, उसमें से संगरिया और पीलीभीत दोनों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे और संगरिया से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया है, वो यहाँ से विधायक हैं। ऐसे करके इस जगह को चुना गया और यहाँ से चूंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा यहाँ हारी थी, ये भी एक कारण है। किसान आंदोलन है, सीमावर्ती जो है वो एरिया है, इन सब तमाम जो चीजों को देखते हुए इस सीट का चयन किया गया और कुछ बड़े नेता भी साथ में आएंगे। फिलहाल जो है कल से जो है भाजपा हनुमानगढ़ जिला और श्रीगंगानगर जिला महत्वपूर्ण ये दौरा है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम का जैसलमेर बाड़मेर दौरा रहने वाला है। सीएम भजनलाल जैसलमेर दौरे पर रहेंगे और प्रबुद्धजनों से सीएम आज संवाद करेंगे। 12 बजे बाड़मेर के गुड़ा मलाने के लिए रवाना होंगे। सूंडी में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। शाम को जन प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो देखिए, पूरी तरह से चुनावी प्रचार दिन भर करते हुए जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 बजे बाड़मेर के गुड़ा मलाने के लिए रवाना होंगे। सीएम का जैसलमेर और बाड़मेर दौरा काफी महत्वपूर्ण ये दौरा। सोने में जनसभा को भी आज सीएम भजनलाल देखिए संबोधित करेंगे और शाम को जनप्रतिनिधि सम्मेलन जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में, उससे पहले लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, सीएम भजनलाल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और लगातार देखिए दौरा करते हुए भी नजर आ रहा है। प्रबुद्धजनों से आज सीएम संवाद करेंगे और 12 बजे बाड़मेर के गुड़ा मलाने के लिए रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, आज सोंडरी में जनसभा करेंगे सीएम भजनलाल, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात को बीकानेर से जैसलमेर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के जिला अध्यक्ष और जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी के नेतृत्व में स्वागत हुआ। वहां से सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां लगभग 2 घंटे तक भाजपा कार्यालय में मैराथन बैठक हुई और भाजपा प्रत्याशी को जीत के लिए मंत्र दिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन दिया ताकि भाजपा की जो बाड़मेर जैसलमेर के जो प्रत्याशी है कैलाश चौधरी हजारों लाखों वोटों से विजय हो, उसको लेकर मंत्र दिए। जी ठीक है सावलदान, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। जैसे ही सीएम पहुंचेंगे तो आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आज 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की कोर्ट में पेशी होनी है। पेपर लीक मामले में 4 दिन के रिमांड पर दरअसल ये तमाम एसआई चल रहे थे। एक कांस्टेबल की भी पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सब इंस्पेक्टर की आज कोर्ट में पेशी है। सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं। कुल मिलाकर 11 की संख्या। एक कांस्टेबल की भी आज पेशी होनी है। पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये पूरे आपको जानकारी दे रहे हैं इस मैटर की, जिसमें 4 दिन के रिमांड पर एसआई चल रहे थे। रिमांड पूरी खत्म होने के बाद आज एक बार फिर कोर्ट में एसओजी की टीम पेश करेगी 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को। पेपर लीक मामले में लगातार
एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इससे पहले भी 15 एसआई ट्रेनीज की गिरफ्तारी हुई थी और अब 11 एसआई ट्रेनीज और एक कांस्टेबल की आज कोर्ट में पेशी। तो पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और माना ही जा रहा है कि इन ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर से जो पूछताछ 4 दिन के अंदर हुई है काफी महत्वपूर्ण है और एसओजी की टीम क्या एक बार फिर रिमांड की यहां पर अपील करती है, ये देखना होगा या फिर यहां से जेल भेज दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। बहरहाल अब तक इसमें जितने भी ट्रेनी एसआई हैं इनमें कई ऐसे जिला टॉपर है और एक तो पूरे भर्ती परीक्षा का ही टॉपर है। पुलिस अधिकारी के तक यहां पर इसमें बेटे शामिल हैं। तो एक बड़ा यहां पर घालमेल समझ में आया था, बड़ा पेपर लीक का ये मामला जिसको लेकर एसओजी की टीम लगातार पूछताछ करती हुई, जांच करती हुई। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर के 5वें किसान सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर के प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार आने के साथ ही संकल्प पत्र के हर बिंदु पर काम शुरू हुआ और नकल करने वालों पर पूरी तरीके से नकेल कसी गई। अब तक 85 लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह महज उदाहरण है, लेकिन अब नकल करने वाले सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी की गारंटी है। ये आप देख रहे हो, मैं लेट हुआ लेकिन जज्बा वही है, जनता के अंदर उत्साह देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ 4 से पार देश में तो होंगी, लेकिन राजस्थान में 25 की 25 सीट होंगी, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा होगा। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रकरण सामने आने पर उनको हटाने के लिए राजस्थान पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिरीक्षक टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई करेंगे। फेक न्यूज को लेकर सतर्क राजस्थान पुलिस। पुलिस मुख्यालय से सोशल मीडिया पर निगरानी। फेक न्यूज, हेट स्पीच मिलेगा टेक डाउन नोटिस। जिला लेवल पर भी पुलिस सेल कर रही है मॉनिटरिंग। अब अगर आपको सोशल मीडिया की लत लगी है, लाइक, कमेंट या शेयर करने की भी आदत है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं आप ही के लिए की गई हैं। आपने किसी भी फेक न्यूज या फिर हेट स्पीच को लाइक, कमेंट या शेयर किया तो आपको तत्काल नोटिस मिलेगा। जी हां, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग की जा रही। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामले सामने आने पर उनको हटाने के लिए टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के एसपी, जयपुर और जोधपुर के पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए कि वो जिला सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों और जिला मॉनिटरिंग सेल के मध्य समन्वय रखते हुए फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों पर कड़ी निगरानी रखें। ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कू पर नजर। फेक न्यूज, हेट स्पीच पर भी पुलिस की पैनी नजर। कंटेंट के लिंक SCRB को भेजने के दिए निर्देश। इतना ही नहीं, नियमित समीक्षा करते हुए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टेक डाउन नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपकी छोटी सी लापरवाही से आपको नोटिस मिल सकता है, तो सावधान रहें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में बयानबाजी इस कदर जारी है कि तालिबान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर पलटवार से चूक नहीं रहे हैं और यही हाल नागौर सीट पर, जहां बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में चल रहा है जबरदस्त मुकाबला। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो, और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। तो आप तक मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही मजबूती रखी भारतीय जनता पार्टी। सुना आपने, ये बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, जिनके बीच जुबानी जंग चल रही है। और इस जुबानी जंग में तालिबान और अफगानिस्तान हो रहा है। ज्योति मिर्धा के एक और बयान पर नागौर जिले में सियासत तेज हो गई है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने खिंवसर क्षेत्र में भाषण देते हुए खिंवसर के थली बेल्ट की तुलना तालिबान व अफगानिस्तान से की। दरअसल 5 अप्रैल को खिंवसर में ज्योति मिर्धा ने गांव में भाषण में ये कह दिया था कि थली बेल्ट में चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो और इतना मुश्किल है वहां चुनाव लड़ना। धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खिंवसर, मैंने कहा कभी देखा है खिंवसर, ये तो फिर भी सवाल है। मैंने कहा थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो, और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। एक मजाक की बात नहीं है। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था। इतनी विधानसभा है कि 7 दिन में आराम से करो तो पूरे गांव ढाणी कवर हो जाते हैं, और खिंवसर में करने लगो तो एक चक्कर काटने में कम से कम 18 दिन लगते हैं। दिन और रात मेहनत करो तब। तो साधुवाद है ये रेवत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतने छोटे टाइम में इतना चुनाव लड़ा और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा। इसी बात को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा बनाया और कहा कि ज्योति मिर्धा को देखो वो क्या कहती हैं। थली का जो इलाका है वहाँ तालिबानी है, अफगानिस्तानी है। तालिबानी तो आतंकी संगठन है। किस तरह से लोगों को बांट रहे हैं और क्या इनकी मानसिकता है। तो उसमें बोल रही थी कि थली का जो इलाका है वो तो तालिबानी है और अफगानिस्तानी है। मतलब तालिबान तो आतंकी संगठन है। सुनो मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही है इसको क्या सुनो थली सड़क पे अलग है क्या? सारे एक ही तो लोग हैं। इस तरह की अगर बातें करके और किस तरह लोगों को मारते हैं, क्या मानसिकता है? बात यही खत्म नहीं हुई। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती तक दे दी। लोकसभा में उपस्थिति को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरी हाजिरी बेनीवाल से कम हुई तो मैं सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो बेनीवाल को दाढ़ी और मूंछ कटवानी होगी। ज्योति मिर्धा ने गगवाना गांव में भाषण के दौरान इतना बड़ा ऐलान कर दिया। मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाना से, गगवाती अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा दूंगी, और अगर आपकी मेरे से कम है तो कल जाकर के अपने दाढ़ी फिलहाल ये दूसरा मौका है जब ज्योति मिर्धा के बयान को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भुनाने की कोशिश की है। इससे पहले संविधान में बदलाव वाले बयान को लेकर बेनीवाल ने घेरने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जमकर सियासत हो रही है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। 30 साल के बाद इस दौरान अमृत सिद्ध योग बन रहा है। मान्यता है कि अमृत सिद्ध योग में माता रानी की पूजा अर्चना करने से भी सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में नवरात्र का बड़ा महत्व है। इन 9 दिनों में सनातनी माता की आराधना में लीन हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात के 11:50 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 9 अप्रैल को शाम 8:30 तक समाप्त होगी। सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि ही मान्य है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना करने का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:30 से लेके
9:54 का है। चूंकि अभिजीत मुहूर्त में सभी कार्य करना श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसी स्थिति में घट स्थापना करने के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 11:54 से लेके और 12:44 तक का रहेगा। हिंदू नववर्ष संवत्सर 2081 भी इस दिन से आरंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष पर 3 राजयोग बन रहे हैं। ये राजयोग शश, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आने वाला साल सभी राशियों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस बार अच्छी बात है, एक संयोग भी सुखद है कि न तो तिथि कोई घट रही है न बढ़ रही है, इसलिए 9 दिन मनाए जाने वाला पर्व निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हिंदुस्तान के लिए तो सुखमय रहेगा ही, बल्कि इस बार का जो नवरात्रा स्थापना का जो मुहूर्त है वो कहीं न कहीं आने वाले सभी राशि के व्यक्तियों के लिए भी शुभ फलदायी साबित होने वाला है। चैत्र नवरात्र में घर, संपत्ति, वस्तु, वाहन, आभूषण की खरीदारी फलदायी होती है। आइए जानते हैं इन 9 दिनों में कौन कौन से खास योग बन रहे हैं और किस दिन क्या खरीदा जा सकता है। चैत्र नवरात्रि 2024 9 दिन के शुभ योग। दिनांक 9 अप्रैल। शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग, कुमार योग, अमृत सिद्धि योग। क्या खरीदे? सोना, चांदी, प्रॉपर्टी। दिनांक 10 अप्रैल। शुभ योग राजयोग। क्या खरीदे? वाहन, इलेक्ट्रॉनिक। 11 अप्रैल प्रीति आयुष्मान रवि योग। क्या खरीदे? इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी, कपड़े। 12 अप्रैल सौभाग्य कुमार योग। क्या खरीदे? भूमि, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन। 13 अप्रैल शोभना योग रवि योग। क्या खरीदे? कपड़े, ज्वेलरी, आभूषण। 14 अप्रैल रवि योग। क्या खरीदे? कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, भूमि। 15 अप्रैल सर्वार्थ सिद्धि योग सुकर्मा योग। क्या खरीदे? आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, भूमि। 16 अप्रैल मंगल पुष्य धृति योग। क्या खरीदे? आभूषण और कपड़े। 17 अप्रैल रवि योग शूल योग। क्या खरीदे? आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, भूमि। ऐसा माना जाता है जो साधक इस व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जयपुर से महिमा जान की रिपोर्ट। और देखिए आज साल का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 54 साल बाद पूर्ण सहग्रहण होने वाला है। हालांकि भारत में इसका असर देखने को कम ही मिलेगा। बिल्कुल। और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा। किन किन देशों पर सूर्य ग्रहण देखने वाला है, ये देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। इस दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष के हिसाब से हर शख्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अद्भुत सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिनचर्या रोज की तरह ही होगी। शास्त्रों के मुताबिक जहां सूर्य ग्रहण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सभी को पता है कि जब राहु की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या को आता है और सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक शुरू हो जाता है। सूतक का महत्व ये होता है कि सूतक में कोई ऐसा काम न करें जो कि कहीं न कहीं से शास्त्रीय परंपरा से अलग हो और शास्त्र दूषित हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं,
इसकी वजह से पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सोमवार 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। मीन राशि रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर भी इसका असर है। इससे सबसे पहले हम समझ जान लेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो ही यहाँ पर रात में 9:12 से करके और 11:57 तक का समय, इस समय रहेगा ग्रहण का, लेकिन ये बाहर के देशों में रहेगा। फिलहाल भारत पर कोई सूतक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ राशियां हैं, अगर सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर उसका असर जाता है, जैसे कि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और कुंभ राशि है। इन 3 राशियों पर इसका विशेष असर रहेगा, देखने को मिलेगा। अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।